हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज हम नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, विच इज़ एसिड एंड बेस। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। 2 या 3 वीडियोस में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो हम कवर कर लेंगे। CSIR नेट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। शुरू करते हैं एसिड एंड बेस के साथ। अगेन हम बेसिक को टच करते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे। एसिड एंड बेस के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी, उन्हीं थ्योरीज के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, अर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है? एसिड एंड बेस की डेफिनेशन देखो तब आपको पता चल जाएगा। एन एसिड इज डिफाइंड एज एनी स्पीसीज दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर। बेस इज एनी स्पीसीज विच गिव OH नेगेटिव आयन इन वाटर। मतलब मीडियम क्या चाहिए आपको? वाटर चाहिए। वाटर में जब कोई स्पीसीज H पॉजिटिव आयन देगा तो उसको एसिड बोलते हैं, और वाटर में जब कोई स्पीसीज OH नेगेटिव आयन देगा तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस उसको हम बेस बोलेंगे। H पॉजिटिव की जगह पे आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, हाइड्रोनियम आयन। ऐसा क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव प्रोटॉन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वाटर में ये जल्दी से रिएक्ट हो जाएगा, इमीडिएटली वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव आपको मिलेगा। तो एसिड क्या है? ऐसी स्पीसीज जो वाटर में हाइड्रोनियम आयन दे, आप ऐसे भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल HCl, कॉमन एग्जाम्पल ले रहे हैं। वाटर में अब आपको सबसे पहले H पॉजिटिव आयन मिलेगा, H पॉजिटिव H2O के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, एक्वस मीडियम, बस आपको यही बात याद रखनी है, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस मीडियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप HNO3 का ले सकते हो। अब वाटर में ये भी H पॉजिटिव आयन देगा, मतलब एसिड है। H पॉजिटिव आयन इमीडिएटली कंबाइन होगा वाटर के साथ, हाइड्रोनियम आयन देगा, प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे H2SO4 आ गया, H3PO4 आ गया। ये सारे वाटर में आपको H पॉजिटिव आयन देंगे या फिर हाइड्रोनियम आयन देंगे, इनको हम एसिड बोलेंगे। बेसिस में कॉमन एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में अब आपको Na पॉजिटिव मिलेगा, एक्वस, एंड OH नेगेटिव मिलेगा। ऐसे स्पीसीज जो वाटर में OH नेगेटिव आयन दे उसको हम बेस बोलेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CaOH का ट्वाइस। यहाँ पे भी आपको Ca2 पॉजिटिव आयन मिलेगा, प्लस 2OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो वाटर में OH नेगेटिव आयन दे उनको हम बेस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये अब हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा ही होगा, राइट साइड पे आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। CO2 आ गया, SO2 आ गया, SO3, N2O5, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। और अगर हम इनके एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट भी ये एसिडिक ही होंगे। कैसे होता है ये देखते हैं हम। SO3 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? वाटर प्रेजेंट होगा और वाटर के साथ ये कंबाइन होके H2SO4 बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है H2SO4। वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये अब H पॉजिटिव आयन दे सकता है, 2H पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे आपको, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO3 हमें दे रहा है 2 पॉजिटिव आयन। सो ये अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट नॉन मेटल के ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम N2O5 का। N2O5 एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, वाटर प्रेजेंट होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी HNO3 की।
HNO3, अब वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये भी दे सकता है H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। NO3 नेगेटिव। सो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं वाटर में। नेक्स्ट हम बेसिस देख लेते हैं। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने देख लिया कि वो एसिडिक होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर अगेन यहाँ पे देखो CaO, एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, H2O प्रेजेंट होगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा CaOH का ट्वाइस। वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो यहाँ पे और आपको क्या मिल सकता है, Ca2 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमें OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, दैट मीन्स ये भी क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। एक और एग्जांपल देख लो आप, Na2O वाटर के साथ कंबाइन होके ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में आपको देते हैं OH नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। सो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर एंड द मॉलिक्यूल्स लाइक NH3, N2H4, NH2OH एक्सेट्रा दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ये क्यों बेसिक है, क्योंकि ये वाटर में आपको OH नेगेटिव आयन देते हैं। NH3 इन वाटर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH4OH जो कि डिसोशिएट होके NH4 पॉजिटिव आयन दे देगा प्लस OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं N2H4। अब ये वाटर में आपको देगा N2H5 पॉजिटिव, N2H5 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। सो यहाँ से भी आपको OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, N2H5 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस के एग्जांपल्स देख लिए, बट कौन सा एसिड कितना एसिडिक है, कौन सा मॉलिक्यूल कितना एसिडिक है, कौन सा मॉलिक्यूल कितना बेसिक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड के लिए हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं एंड बेस के लिए Kb से रिप्रेजेंट करेंगे। जितना ज़्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी एसिडिक की, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, Ha हमने कोई एसिड मॉलिक्यूल ले लिया, अब ये देगा आपको H पॉजिटिव, या फिर वाटर में H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो आप, प्लस A नेगेटिव। अब Ka कैसे फाइंड आउट करेंगे, Ka इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट करो, मतलब उनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ से आपको Ka की वैल्यू मिल जाएगी, और Kb कैसे फाइंड आउट करोगे, कोई बेस ले लो, BOH हमने एक बेस ले लिया, अब यहाँ से आपको मिलेगा B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और Kb अगेन वही फॉर्मूला लगाओगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन BOH। सो यहाँ से आपको Kb की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ लिख सकते हो आप, कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है ये हमें Ka से पता चल जाएगा, और कौन कितना ज़्यादा बेसिक है ये हमें Kb से पता चल जाएगा। ये हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट आता है आपके पास ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट।
ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर एसिड होगा एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होगा। बस आपको क्या याद रखनी है बात, प्रोटॉन डोनर एसिडिक होगा एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर बेसिक होगा। ये एग्जाम्पल आ गए आपके पास HNO3 एंड HCl, ये प्रोटॉन डोनर है। सो ये ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिडिक होंगे। HNO3 इसकी टेंडेंसी है H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की, दैट मीन्स दिस इज एसिडिक इन नेचर। NO3 नेगेटिव। लाइकवाइज HCl, इसकी भी टेंडेंसी है H पॉजिटिव आयन लूज करने की या फिर डोनेट करने की, तो ये भी एसिडिक हुआ। अब ये तीनों दे आर बेसिक इन नेचर क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है। NH3 अगर यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर होते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और NH4 पॉजिटिव मिल जाएगा आपको, दैट मीन्स ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। Cl नेगेटिव, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके HCl फॉर्म कर सकता है एंड NO2 नेगेटिव, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्टर ही है, दैट मीन्स ये तीनों क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड की तरफ भी एक्ट करते हैं एंड बेस की तरफ भी एक्ट करते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं हम H2O। सो H2O की यहाँ पे दो रिएक्शंस लिखी हुई हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट मीन्स ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। अगर ये प्रोटॉन डोनेट करेगा सो वाटर यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्टर दैट मीन्स ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाटर बेस की तरह एक्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तब आपको यहाँ पे H3O पॉजिटिव आयन मिल जाएगा एंड Cl नेगेटिव आयन मिल जाएगा। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। NH3 बेस है, ठीक है, बेस है मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, वाटर से करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है। प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH4 पॉजिटिव, NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस OH नेगेटिव आयन, वाटर की वजह से वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। सो इन दो रिएक्शन में हम देख सकते हैं वाटर बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है एंड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, दैट मीन्स दिस इज एम्फोटेरिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोनोप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड बेस। मोनोप्रोटिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वन प्रोटॉन डोनर होगा। पॉलीप्रोटिक अगर एसिड की बात करें हम तो वन से ज़्यादा प्रोटॉन को डोनेट करेगा। और बेस में लाइकवाइज मोनोप्रोटिक बेस क्या होंगे, वन प्रोटॉन एक्सेप्टर, एंड पॉलीप्रोटिक बेस क्या होंगे, मोर देन वन प्रोटॉन एक्सेप्टर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो आप HF एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स मोनोप्रोटिक एसिड है, F नेगेटिव मिल जाएगा। CH3COOH ये भी वन प्रोटॉन डोनर है। CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, वन प्रोटॉन डोनर, मतलब ये दोनों क्या हुए, मोनोप्रोटिक एसिड्स हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो H2SO4। अब यहाँ से आपको दो प्रोटॉन्स मिल सकते हैं, मतलब ये टू प्रोटॉन डोनर है, SO4 2 नेगेटिव, टू प्रोटॉन डोनर है तो इसको डायाप्रोटिक भी बोल सकते हो या फिर पॉलीप्रोटिक भी बोल सकते हो। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का एग्जाम्पल ले लो। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में 3 प्रोटॉन डोनर है ये, तो इसको ट्रायाप्रोटिक या फिर पॉलीप्रोटिक एसिड बोलोगे आप, PO4 3 नेगेटिव। अब बेस देख लेते हैं हम। मोनोप्रोटिक बेस मतलब वन प्रोटॉन एक्सेप्टर, वन से ज़्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अमोनिया का एग्जाम्पल ले लो, H पॉजिटिव, सो यहाँ पे आपको मिलेगा NH4 पॉजिटिव। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप वाटर का, H2O, ये भी वन प्रोटॉन एक्सेप्टर ही है, वन से ज़्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
सो ये भी क्या हुआ, मोनोप्रोटिक बेस हुआ। पॉलीप्रोटिक बेसिस में SO4 2 नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। सो ये 2 प्रोटॉन एक्सेप्टर है, सो इसको डायप्रोटिक बेस बोल सकते हो आप। H2SO4 की फॉर्मेशन होगी 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके। लाइकवाइज PO4 3 नेगेटिव, ये 3 प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो इसको ट्राइप्रोटिक बेस या फिर पॉलीप्रोटिक बेस आप बोल सकते हो। H3PO4 आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी होगी कि ऑल अर्हीनियस एसिड आर ऑल्सो ब्रॉन्स्टेड एसिड बट ऑल अर्हीनियस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेसिस। एग्जाम्पल लेके देखो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। HCl वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, HCl वाटर में H पॉजिटिव आयन देगा या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है तो ये अर्हीनियस एसिड हुआ, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो कि HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनर है तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड भी हुआ। दैट मीन्स ऑल अर्हीनियस एसिड आर ऑल्सो ब्रॉन्स्टेड एसिड। आप एग्जाम्पल लेके देख लो, आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट ही मिलेगी। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल हम NaOH का लें, सो NaOH वाटर में Na पॉजिटिव आयन मिलेगा आपको एंड OH नेगेटिव आयन मिलेगा। OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज अर्हीनियस बेस, बट ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। NaOH प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। सो ऑल अर्हीनियस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेसिस। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। सो बहुत ही बेसिक से देख रहे हैं हम आपको ये पता ही होगा, ये HNO3 एसिड है। H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद, डोनेट करने के बाद जो आपको आयन मिलेगा उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। सो HNO3 का कॉन्जुगेट बेस कौन सा हुआ, NO3 नेगेटिव। लाइकवाइज ये बेस है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, सो ये होगा आपके पास, ये जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद आयन देगा उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, H3O पॉजिटिव H2O एंड NO3 नेगेटिव HNO3 भी देख सकता है। सो कॉन्जुगेट बेस या बेस में कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है कि HNO3 का कॉन्जुगेट पेयर कौन सा है, NO3 नेगेटिव, एंड H2O का कॉन्जुगेट पेयर कौन सा होगा, H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे भी NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सो ये क्या हुआ, बेस हुआ। और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई, जो आयन की फॉर्मेशन हुई, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। सो ये दोनों आपके पास कॉन्जुगेट पेयर आ गए। लाइकवाइज अब ये क्या है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड होगा, एंड इसका प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो आयन की फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। सो ये एक पेयर आ गया कॉन्जुगेट पेयर एंड ये दूसरा कॉन्जुगेट पेयर। अब नेक्स्ट अगर हमें ब्रॉन्स्टेड एसिड या बेस का एक्विस मीडियम में स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो, अब नेक्स्ट हमें ब्रॉन्स्टेड एसिड या बेस की एक्विस मीडियम में स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। HF यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। HF वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है, F नेगेटिव आयन मिल रहा है जिसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, H3O पॉजिटिव आयन मिल रहा है जिसको कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये कैसे पता चलता है। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है टुवर्ड लेफ्ट, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन फास्टर है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे फास्टर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो F नेगेटिव है ये फास्टली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H पॉजिटिव आयन, ठीक है। फास्टली एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है H पॉजिटिव आयन का क्या मतलब हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा वो वीक होगा। बस यही बात आपको याद रखनी है कि इसका ये जो कॉन्जुगेट पेयर होगा ये वीक होगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले HCl का वाटर में,
इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है टूवर्ड राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लाई करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर है। फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर है मतलब HCl फास्टली H पॉजिटिव आयन दे रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा वो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। बस ये बताने का क्या मतलब है कि आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है। क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा, कॉन्जुगेट पेयर मतलब कॉन्जुगेट बेस, ये वीक होगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एंड लाइकवाइज वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। बस यही बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट हमें बेसिसिटी ऑर्डर देखना है हाइड्राइड एनाइन का। कैसे चेक करेंगे? ऐसा एनाइन ढूंढो जिसकी प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। फ्लोराइड आयन देखते हैं, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे इन सब के साथ कंपैरिजन करो सेंट्रल एटम के साथ, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाएगा टुवर्ड्स H पॉजिटिव। अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पा रहा है, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ईजिली, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है ईजिली, दैट मीन्स ये लीस्ट बेसिक होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव प्रोटॉन, जिसकी वजह से ये लीस्ट बेसिक होगा। अब CH3 नेगेटिव का केस ले लेते हैं। कार्बन यहाँ पे इन सब के कंपैरिजन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अब इसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे होल ऑर्बिटल में, और डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं फॉर डोनेशन। ठीक है, सो इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं H पॉजिटिव आयन को, और इजीली एक्सेप्ट करेंगे H पॉजिटिव आयन को, दैट मीन्स ये मोस्ट बेसिक होगा। ठीक है, सो इसकी मोर टेंडेंसी है, टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, जिसकी वजह से ये मोस्ट बेसिक होगा। सो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। जब हाइड्राइड एनाइन के केस में हम पीरियड अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी हाइड्राइड एनाइन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, और ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। इसके हाइड्राइड्स लिख लो, इन सब के हाइड्राइड्स लिख लो। ये हमने लिख लिए। हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, सो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स होगा? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जिसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक एसिड होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। और अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें, सो HF फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन यहाँ से इजीली रिलीज हो जाएगा। जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा कोई मॉलिक्यूल। तो ये आ गया आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक
ठीक है। और आपको हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ पता है तो उनके कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपके पास ये डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक डाउन द ग्रुप जा रहे हैं और हमें यहाँ पे हाइड्राइड एनाइन की बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होने के लिए और उतनी ही जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और उतने ही ज़्यादा बेसिक होंगे। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कॉमन लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हो कि लेस प्लेस में मोर इलेक्ट्रॉन हो तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी तो लेस अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के लिए। दैट मीन्स वो लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अलोंग द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको ऐसा मिलेगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी सो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे देखो ये 16th ग्रुप के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम आ गया आपके पास। सो इनके हाइड्राइड एनाइन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी वैसा ही रहेगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट ही लगेगा। अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। कॉन्जुगेट बेस की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही लीस्ट बेसिक होता है, ठीक है। HI के केस में आप देख सकते हो H पॉजिटिव मिलेगा और I नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एनाइन की स्टेबिलिटी, जैसे इसका साइज इंक्रीज हो रहा है एनाइन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इसके H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये लीस्ट बेसिक है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, आपको जो ध्यान में रखना है वो रखो। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड की अब एसिडिक स्ट्रेंथ हमने देखनी है। ये हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब HI के केस में देखो बॉन्ड लेंथ ये होगी, HCl के केस में HBr के केस में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, HCl के केस में बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी एंड HF के केस में बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना ही डिफ़िकल्ट होगा बॉन्ड को ब्रेक करना। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है उतनी ही जल्दी बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और उतनी ही जल्दी H पॉजिटिव आयन आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हमने क्या लिखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि सबसे ईजिली ये H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन दे देगा। उसके बाद आपके पास HCl आ गया, उसके बाद आपके पास HF आ गया, ठीक है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, H पॉजिटिव आयन ईजिली दे देगा, ठीक है। सो आप सीधा यहाँ पे लिखो डाउन द ग्रुप
down the group, acidic strength increases, acidity increases as bond length increases. अब नेक्स्ट हमें एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है ऑक्सी एसिड की। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ऑक्सी एसिड है, OH ग्रुप आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ होगा, एक OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे OH आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आएगा, एंड यहाँ पे आ गया आपके पास OH। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। -1 की वजह से क्लोरीन पे यहाँ पे सेंट्रल एटम पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। -2 -1 की वजह से यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। -2 -2 -1 की वजह से यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लाइकवाइज यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब ये जो OH बॉन्ड है इसकी हिड्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, जल्दी क्लीव हो जाएगा और जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देगा। जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन देगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, मतलब अगर जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सी एसिड्स के केस में सेंट्रल एटम पे, उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख लिया। सेकेंड कॉन्सेप्ट, अब हम ऑक्सी एनाइन की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, ठीक है। सो इनके कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ कर लो। यहाँ पे H पॉजिटिव जाएगा, सो O नेगेटिव रह गया, यहाँ पे भी O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी O नेगेटिव, एंड यहाँ पे भी O नेगेटिव। अब हमने इसकी स्टेबिलिटी देखनी है, तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन है यहाँ पे उतने ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सो यहाँ पे आपको मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मोर स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की या फिर ऑक्सी एनाइन की, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा एसिडिक, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट्स देखे? 2 कॉन्सेप्ट देखे। एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एसिड, ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप, सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, सो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है, और दूसरा हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सी एनाइन। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ऑक्सी एनाइन की, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा कोई मॉलिक्यूल। सो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके पास ClOH की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, देन आपके पास ClO2H आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ClO3H आ जाएगा, एंड सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ClO4H की, ठीक है। नेक्स्ट हमें एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस की। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या ट्रिक था? P डबल बॉन्ड O, उसके बाद आप एक OH लिख लोगे और इसकी 5 बॉन्ड्स बना लो। 5 बॉन्ड्स बनाने के बाद अब 2 ऑक्सीजन यूज़ हो गए हैं, सिर्फ हाइड्रोजन बचे हैं 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखोगे। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, डबल बॉन्ड O लिख दिया, एक OH लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब कितने ऑक्सीजन हैं? एक ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ पे हम एक ऑक्सीजन लगा देंगे। 5 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट कर लो। एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगेगा, बाकी एक हाइड्रोजन बचा है जो हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे देखो P डबल बॉन्ड O लगा दिया, उसके बाद हमने एक OH लगा दिया। इसके 5 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लो, ये हमने कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 2 ऑक्सीजन लगा दो और ऑक्सीजन के साथ आपके हाइड्रोजन लगेंगे। सो ये आ गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1,
एंड यहाँ पे -1, ठीक है। सो ये -2 से +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सेंट्रल एटम की आपके पास +1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई आपके पास +1 आ गई। लाइकवाइज यहाँ पे देखो -2 -1 एंड +1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आपके पास +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई फॉस्फोरस सेंट्रल एटम की +3 आ गई। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लाइकवाइज आएगी +5, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम की उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके पास H3PO4 की सबसे ज़्यादा होगी, देन H3PO3 की आ जाएगी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की, देन H3PO2 की आएगी। बट ये इनकरेक्ट है, एक्चुअल में ऑर्डर यहाँ पे रिवर्स होता है। और ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम देखेंगे, पर यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रिक देख लो। कोई भी ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ करोगे। उस पर ये ट्रिक लगा के आप किसी भी ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सेंट्रल एटम डबल बॉन्ड O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स। OH बॉन्ड्स जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही एसिडिक होगा कोई मॉलिक्यूल, मोर एसिडिक, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे 1/2 आ रही है एंड यहाँ पे आपके पास 1/3 आ रही है। वैल्यू इसकी ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आएगा। ये वाला ट्रिक आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक OH है, यहाँ पे क्या है OH होगा, यहाँ पे OH होगा, OH होगा एंड OH होगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो वैल्यू 0 आएगी। अब यहाँ पे देखें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 आ रही है वैल्यू, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 तो 2 आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1 तो यहाँ पे 3 आ रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा वैल्यू आई उतनी ही ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, उसकी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। हम कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव आएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा ये वाला नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, सेम वे में यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखो सो ये वाले ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, सो यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन हो सकती है, ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ये OH डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे सो यहाँ पे ये वाले नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस डिक्रीज हो जाएगी, लेस डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जितने ज़्यादा OH होंगे उतनी ही लेस होगी यहाँ पे रेजोनेंस, मतलब उतना ही लीस्ट होगा बेसिक, उतना ही लीस्ट होगा स्टेबल। जितना लीस्ट स्टेबल होगा उतना ही लेस एसिडिक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये O नेगेटिव के कंपटीशन में एक भी OH ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसी में हो रही है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन आपको यही मिल रहा है, तो इसीलिए दिस इज़ मोस्ट एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टन-लॉरी एसिडिटी ऑफ एक्वस कैटाइन, ठीक है। सो ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ FeH2O6 की और FeH2O6 2 पॉजिटिव में से इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक्वस कैटाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिख लेते हैं। ये आया 5 एंड एक वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐसे लगा दिया। यहाँ पे भी देखो FeH2O5 है और एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंस किस में है, सिर्फ चार्ज में है। यहाँ पे डिफरेंस किस में है, सिर्फ चार्ज में है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ईजिली OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जल्दी से H पॉजिटिव आयन दे देगा ये वाटर को, एक्वस सॉल्यूशन में है तो ये वाटर को जल्दी से OH पॉजिटिव आयन दे देगा और कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो यहाँ पे आप कॉन्जुगेट बेस भी ड्रॉ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देती हूँ। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। सो कॉन्जुगेट बेस Fe, यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन ये ले रहा है तो H2O5 आएगा, OH नेगेटिव है तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +2। ये आ गया आपके पास एसिड और ये आ गया आपके पास बेस। ठीक है, अब एक्वस केटाइन की जो भी ट्रांजिशन मेटल है उनके एक्वस केटाइन की एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, चार्ज के ऊपर। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मोर चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, तो एसिडिटी भी मोर होगी, ज़्यादा होगी, मोर चार्ज और स्मॉल साइज। बस यही आपको दो बातें याद रखनी है। अब नेक्स्ट ये कुछ डाटा है। ठीक है, एक्वा कॉम्प्लेक्स केटाइन के केस में Ka वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जब आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उनकी Ka वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे 10⁻³ है, 10⁻⁹ है। 10⁻³ का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय 10⁻3, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10⁻9, मतलब ये अब आपके पास मोर वैल्यू है और ये लेस वैल्यू है Ka की। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। तो यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है, ट्रांजिशन मेटल एक्वा कॉम्प्लेक्स केटाइन के केस में जितना स्मॉल साइज होगा ट्रांजिशन मेटल का और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि उतनी ही जल्दी, उतनी ही ज़्यादा, अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और OH बॉन्ड को वीक बना देगा, H पॉजिटिव आयन ईजिली दे देगा। जितना ईजिली H पॉजिटिव आयन देगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो ट्रांजिशन मेटल एक्वा कॉम्प्लेक्स केटाइन के केस में अगर चार्ज +1 हो, +2 हो तो लेस एसिडिक होगा, +3 चार्ज हो तो मॉडरेट एसिडिक होगा, और चार्ज अगर +4 से ज़्यादा है तो हाईली एसिडिक होगा। +4 से ज़्यादा चार्ज वाले मेटल आयंस, +4 या +4 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयंस ज़्यादा एसिडिक होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में ये एग्जिस्ट करेंगे ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ही। ठीक है, सो ये एग्जांपल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए फाइंड आउट कर सकते हो, x - 8 = -1। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपके पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे देख सकते हो x - 4 = +1, सो x +4 +1 ये आ गया +5। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +4 से मिल रही है और एक्वस सॉल्यूशन में ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, ऑक्सीजनेटेड आयन की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब टॉपिक आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट टोटली डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। ये इफेक्ट्स क्या हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। सो अगर मैं कॉमन एग्जांपल लेके बताऊं तो आपके पास 3 आदमी हैं। ठीक है, 3 आदमी ले लो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, दूसरा एवरेज है, ठीक है, और तीसरा वीक है। स्ट्रॉन्ग आदमी और वीक आदमी अगर लड़ाई करेंगे तो मतलब ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग इजीली जीत जाएगा, और एवरेज आदमी अगर वीक आदमी से लड़ाई करेगा तो एवरेज आदमी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही समझेगा वीक के कंपैरिजन में, तो वो भी इजीली जीत जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो का लो, एक स्ट्रॉन्ग है, दूसरा एवरेज है और तीसरा भी एवरेज है। अब पहली बार कंपटीशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग और एवरेज में, तो स्ट्रॉन्ग तो जीत ही जाएगा। दूसरी बार कंपटीशन हो रहा है एवरेज और एवरेज में। ठीक है, अब इसके केस में क्या है, एवरेज उस एवरेज के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो नहीं फील कर पाएगा, एवरेज वीक के सामने तो स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था, बट अगर उसको अपनी ही टक्कर वाला कोई आदमी मिल रहा है तो उसके सामने तो वो खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं समझ पाएगा। यही पूरी कहानी है, एग्जाम्पल लेके समझेंगे तब आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो हमने 2 एसिड ले लिए, HClO4 HCl, सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। इन दोनों के केस में अब कंप्लीट डिसोसिएशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट
डिसोशिएशन देखने को मिल रही है। डिसोशिएशन जब वाटर एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं, अगर इसके N मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे भी आपको NH पॉजिटिव आयन मिलेंगे, अगर इसके N मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे भी आपको N पॉजिटिव आयन सी देखने को मिलेंगे, मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अब आप कोई वेरिएशन नहीं बता सकते हो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है जब वाटर एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिले, दैट मीन्स ये लेवलिंग इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एसिडिक एसिड एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं। HClO4 की रिएक्शन जब CH3COOH के साथ कराएंगे तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगी। यहाँ पे क्या होगी? कंप्लीट डिसोसिएशन होगी। कंप्लीट डिसोसिएशन का क्या मतलब है? अगर इसके N मॉलिक्यूल्स हैं तो N ही आपको H पॉजिटिव आयन मिलेंगे और N ही H पॉजिटिव आयन इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, CH3COOH2 पॉजिटिव मिल जाएगा और आपको इसके भी मतलब यहाँ पे NH पॉजिटिव आयन ही मिल रहे हैं, ठीक है। सो सारे ही कंबाइन कर जाएंगे इसके साथ और ClO4 नेगेटिव आयन मिल जाएगा, ठीक है। अब HCl की रिएक्शन जब एसिटिक एसिड के साथ हो रही है, CH3COOH के साथ हो रही है, तो यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हो रही है। क्या हो रही है? पार्शियल डिसोसिएशन हो रही है। पार्शियल डिसोसिएशन का क्या मतलब है? अगर इसके N मॉलिक्यूल्स हैं तो अब ये N मॉलिक्यूल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन नहीं दे पाएगा, मतलब अब CH3COOH2 पॉजिटिव का अगर प्रोपोर्शन देखें, इन दोनों के कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपको लेस मिलेगा। लेस मिलेगा क्योंकि लेस H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, लेस मिलेगा। दैट मीन्स अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? वेरिएशन मिल रही है, वेरिएशन इन एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HClO4 एंड HCl। जब हम सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? CH3COOH यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्वेंट डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या दिखा रहा है? डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट दिखा रहा है, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही थी, नो वेरिएशन इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HClO4 एंड HCl। जब हम सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? वाटर। सो वाटर यहाँ पे लेबलिंग इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट हमने दो एसिड्स लिए हुए हैं, HNO3 एंड ऑक्सैलिक एसिड। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होगी। कंप्लीट डिसोसिएशन का क्या मतलब है? इसके N मॉलिक्यूल्स N नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही देंगे, ठीक है। सो आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा यहाँ पे प्लस NO3 नेगेटिव। अब ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड है, सो वीक एसिड यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन तो देगा बट इसका एंड इसका प्रोपोर्शन में डिफरेंस होगा। यहाँ पे लेस प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हो रही है, पार्शियल डिसोसिएशन होगी, दैट मीन्स इसका लेस प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा इसके इस रिएक्शन के कंपैरिजन में, COO नेगेटिव। सो यहाँ पे वाटर डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट दिखा रहा है, वाटर एज अ सॉल्वेंट आपको डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है बेसिक सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है। अब वो वाला केस इमेजिन करो, स्ट्रॉन्ग वीक के सामने तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही फील करेगा। अब कोई एवरेज बंदा वीक के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही फील करेगा, ठीक है। वही केस यहाँ पे हो रहा है। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनिया एज अ सॉल्वेंट जब ले रहे हैं हम, कंप्लीट डिसोसिएशन होगी, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होगी
और यहाँ पे आपको NH4 पॉजिटिव आयन मिलेगा प्लस NO3 नेगेटिव आयन मिलेगा। अब ये वीक है बट बेसिक सॉल्वेंट के सामने ये भी अपने आप को स्ट्रांग ही फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन ही होगी, कंप्लीट डिसोसिएशन ही होगी और आपको NH पॉजिटिव आयन प्लस COO नेगेटिव आयन मिल जाएगा। सो यहाँ पे अमोनिया NH3 एज अ सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट दिखा रहा है, लेवलिंग इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। सो अगर आपके पास दो एसिड हैं, यहाँ पे क्या है HClO4 CH3 COOH, दो एसिड है तो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा और जो वीक एसिड है वो बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल लें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या है, ये बेस है और ये एसिड है, ठीक है। ये एसिड है और हमें ये भी पता है CH3COOH एसिड की तरह ही एक्ट करता है, बट दोनों एसिड के केस में जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो एसिड की तरह बिहेव करेगा एंड जो वीक एसिड होगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इफ़ वी टेक टू एसिड्स देन वीक एसिड विल बिहेव एज अ बेस, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी हो। सो आई होप आपको लेबलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट समझ में आ गया है। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइस।